Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मुकेश एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने राजस्थान की प्रमुख बोलियों का पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख सकते हैं। आज की हमारी क्लास में हम राजस्थान की प्रमुख बोलियों का पार्ट 3 लेंगे और उस पार्ट 3 के साथ में हम इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, उनको भी इस क्लास के बाद में लेके आएंगे। तो हम अपने इस चैप्टर जिसका नाम है राजस्थान की प्रमुख बोलियां, उसका पार्ट 3 शुरू करते हैं। हमारे राजस्थान की प्रमुख बोलियों में हम मारवाड़ी बोली के बारे में पढ़ चुके थे। अब हमारी जो अगली बोली है उसका नाम है ढूंढाड़ी बोली। हमारी जो अगली बोली है उसका नाम है ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी जो बोली है वो राजस्थान के जो ढूंढाड़ प्रदेश है उसमें बोली जाती है और ये बोली मुख्यतः हम हमारी पहचान के तौर पर जो हम देखते हैं जिसमें छ का, द्व का, इस टाइप के वर्ड का यूज होता है, वो ढूंढाड़ी बोली होती है। ढूंढाड़ी बोली की अगर हम बात करते हैं तो इसके सबसे पहले हम इसके जो प्रमुख क्षेत्र है कि कहाँ पे ये मुख्यतः बोली जाने वाली बोली है उसके बारे में पढ़ते हैं। ढूंढाड़ी बोली के जो प्रमुख क्षेत्र है, ढूंढाड़ी बोली के जो प्रमुख केंद्र बोल सकते हैं या प्रमुख क्षेत्र बोल सकते हैं, उनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है जयपुर का। ढूंढाड़ी बोली का सबसे प्रमुख केंद्र तो जयपुर को माना जाता है। जयपुर के अलावा ढूंढाड़ी बोली का जो प्रमुख केंद्र है वो है दौसा। जयपुर के अलावा दौसा, उसके अलावा टोंक, उसके अलावा उनियारा, उनियारा जो कि टोंक में ही स्थित है। उनियारा टोंक, उसके अलावा लावा नामक स्थान जो कि टोंक में स्थित है। उसके अलावा किशनगढ़ जो कि अजमेर में स्थित है। तो दोस्तों ये जो हमारी ढूंढाड़ी बोली है, इस ढूंढाड़ी बोली का जो प्रमुख केंद्र माना जाता है वो जयपुर को माना जाता है। जयपुर के अलावा ये बोली दौसा, टोंक, उनियारा जो कि टोंक जिले में है, लावा जो कि टोंक जिले में है और उसके अलावा किशनगढ़ जो कि अजमेर जिले में है, वहां पे ये बोली मुख्यतः बोली जाती है। अब अगर हम बात करें तो हमारे लिए ये भी दूसरी पॉइंट ये जानना जरूरी है कि ये जो ढूंढाड़ी बोली है इसका प्राचीनतम प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है। प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? जिस प्रकार हमने ये जाना कि जो हमारी मारवाड़ी बोली है, जिसे पुराने समय में मरु भाषा कहा जाता था, उस मारवाड़ी बोली का जो प्राचीनतम प्रमाण है वो हमें कूले माला नामक ग्रंथ से मिलता है। उसी तरह जो ढूंढाड़ी बोली है इसका प्राचीनतम प्रमाण हमें एक 8-10 गुजरी नामक एक ग्रंथ है वहां से मिलता है, जो कि 18वीं सदी का एक ग्रंथ है 8-10 गुजरी। उस 8-10 गुजरी ग्रंथ से हमें ढूंढाड़ी बोली का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है, यानी हमें वहां से ये पता चलता है, ढूंढाड़ी बोली के बारे में पता चलता है। तो इसका जो प्राचीनतम प्रमाण है वो हमें मिलता है, इसका प्राचीनतम प्रमाण हमें 8-10 गुजरी नामक ग्रंथ से मिलता है। 8-10 गुजरी, 8-10 गुजरी नामक जो ग्रंथ है, 8-10 गुजरी नामक ग्रंथ से हमें इसका प्रमाण मिलता है ढूंढाड़ी बोली का। और ये जो 8-10 गुजरी नामक ग्रंथ है ये 18वीं सदी का ग्रंथ है। 18वीं सदी का ये ग्रंथ है। तो हम ढूंढाड़ी बोली के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले इसके प्रमुख केंद्र के बारे में पढ़ा। उसके अलावा इसका जो प्राचीनतम प्रमाण है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें 8-10 गुजरी नामक ग्रंथ से मिलता है, जो कि 18वीं सदी का एक ग्रंथ है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ढूंढाड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप है वो कौन सा है? जिस प्रकार जो मारवाड़ी हमारी बोली है उसका जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल है और ये मारवाड़ी जो है पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोली है, उसी प्रकार ढूंढाड़ी का जो साहित्यिक रूप है वो है पिंगल। पिंगल
पिंगल इसका साहित्यिक रूप है और ढूंढाड़ी मुख्यतः जो है वो पूर्वी राजस्थान की बोली है। ढूंढाड़ी जो बोली है उसका साहित्यिक रूप माना जाता है पिंगल को और ये मुख्यतः पूर्वी राजस्थान की बोली है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो संत दादू दयाल जी थे, संत दादू दयाल जी, संत दादू दयाल जी ने अपने जो भी ग्रंथ है या अपने जो भी साहित्य हैं, संत दादू दयाल जी ने अपने साहित्य, अपने जो साहित्य है वो इसी बोली में लिखे गए हैं या इसी बोली में उन्होंने अपने साहित्य को लिखा है। जिस प्रकार से जो अधिकांश जैन साहित्य है, मीराबाई के पद है वो हमारी मारवाड़ी भाषा में है, उसी प्रकार से जो हमारे संत दादू दयाल जी ने जो अपने साहित्य लिखे हैं वो ढूंढाड़ी बोली में लिखे गए हैं। उसके अलावा हम ढूंढाड़ी बोली के बारे में और बात करते हैं तो ढूंढाड़ी बोली के कुछ अन्य वैकल्पिक नाम भी है। ढूंढाड़ी बोली के कुछ वैकल्पिक नाम भी है, यानी हम इन्हें कुछ अन्य नाम से भी इस बोली को जानते हैं। तो ढूंढाड़ी बोली को हम ढूंढाली बोली को हम ढूंढाली के अलावा हम झाड़साही बोली, ये मुख्यतः जयपुर की है इसलिए झाड़साही बोली। उसके अलावा हम इसे काई कुई बोली भी कह सकते हैं, काई कुई बोली, और साथ में हम इसे जयपुरी बोली भी कह सकते हैं, जयपुरी। तो ये जो है ये ढूंढाड़ी के वैकल्पिक नाम है, ढूंढाली, उसके अलावा झाड़साही बोली, उसके अलावा काई कुई बोली और जयपुरी बोली। तो ये जो चीज है ये हमारी ढूंढाड़ी के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं। बेसिक बातें क्या थी कि इसका जो सबसे प्रमुख केंद्र वो माना जाता है जयपुर को, सबसे प्रमुख केंद्र जयपुर को माना जाता है। उसके अलावा दौसा, टोंक, उनियारा जो कि टोंक में है, लावा जो कि टोंक में है, किशनगढ़ जो कि अजमेर में है। उसके अलावा इसके जो प्राचीनतम प्रमाण है वो हमें 8-10 गुजरी नामक ग्रंथ से मिलते हैं जो कि एक 18वीं सदी का एक ग्रंथ है। उसके अलावा ढूंढाड़ी का जो साहित्यिक रूप है वो है पिंगल। पिंगल जो है वो पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोली है। उसके अलावा संत दादू दयाल जी जो थे उन्होंने अपने जो भी उपदेश है, जो भी साहित्य है वो इसी ढूंढाड़ी बोली में दिए हैं। उसके अलावा कुछ इसके अन्य वैकल्पिक नाम भी है ढूंढाड़ी के, जैसे ढूंढाली, झाड़साही, काई कुई बोली या जयपुरी बोली, ये ढूंढाड़ी के वैकल्पिक नाम है। तो ये हमारी ढूंढाड़ी बोली का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम इसकी ढूंढाड़ी बोली की जो उपबोलियां हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो ढूंढाड़ी बोली की जो उपबोलियां हैं उन उपबोलियों में जो सबसे पहला नाम आता है, यानी कि जो ढूंढाड़ी की उपबोलियां है, ढूंढाड़ी की जो उपबोलियां हैं उन उपबोलियों में हमारा सबसे पहला जो नाम आता है उसका नाम है तोरावाटी। तोरावाटी बोली। हम ढूंढाड़ी की बोली पढ़ रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले तोरावाटी बोली के बारे में पढ़ रहे हैं। तोरावाटी बोली जो है वो राजस्थान के जो तोरावट प्रदेश है उसमें बोली जाने वाली बोली है। और तोरावट जो प्रदेश है वो हमारा राजस्थान का जो शेखावाटी क्षेत्र है, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है कांतली नदी। तो जो नदी है कांतली नदी वो सिक्कर, झुंझुनू और चूरू इनके मध्य में बहती है। और ये जो कांतली नदी है इस कांतली नदी के किनारे जो भी प्रदेश बसे हुए हैं उनको तोरावट प्रदेश कहा जाता है।
और उनमें लोगों के द्वारा जो बोली बोली जाती है वो तोरावाटी बोली बोली जाती है, और ये तोरावाटी जो है ये ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है। तो सबसे पहले हम अगर ये कहें तोरावाटी बोली कहाँ बोली जाती है, तो हम इसके बारे में ये लिख सकते हैं कि कातली नदी, कातली नदी अपवाह तंत्र, कातली नदी अपवाह तंत्र पर बने जो प्रदेश है, कातली नदी अपवाह तंत्र पर बने जो प्रदेश है वो प्रदेश क्या कहलाते हैं? वो प्रदेश तोरावाटी प्रदेश या तोरावाटी प्रदेश कहलाते हैं। तोरावट या तोरावाटी प्रदेश कहलाते हैं। और उन जो तोरावाटी प्रदेश में जो बोली बोली जाती है उसे हम तोरावाटी बोली कहते हैं। इसके जो मुख्य केंद्र है, इसके जो मुख्य केंद्र है यानी कि इसके जो प्रमुख केंद्र है, तोरावाटी जो उपबोली है हमारी ढूंढाड़ी की, उसके जो प्रमुख केंद्र माने जाते हैं वो हमारे शेखावाटी के जो जिले हैं मुख्यतः जो है सीकर, झुंझुनू और चूरू। सीकर, झुंझुनू, चूरू में इसका जो प्रमुख केंद्र माना जाता है। उसके अलावा अब हम थोड़ा सा ये जानते हैं कातली नदी के बारे में। अगर हम थोड़ा सा कातली नदी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी जो ये कातली नदी है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस नदी का कातली नाम क्यों पड़ा। इस नदी का कातली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये नदी बहती है, जब ये नदी बहती है तो ये नदी अब मिट्टी का एक विशेष कटाव करते हुए आगे बढ़ती रहती है। जब ये नदी बहती है तो ये मिट्टी का एक विशेष कटाव करती है, उस कटाव के कारण हम इसे कातली नदी कहते हैं। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये जो कातली नदी है इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ पे है। कातली नदी है, इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो गणेश्वर की पहाड़ियां माना जाता है। गणेश्वर की पहाड़ियां, कातली नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो गणेश्वर की पहाड़ियां माना जाता है। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है खंडेला सीकर में। खंडेला सीकर में स्थित है ये इसका उद्गम क्षेत्र है। और ये नदी चूरू में के सीमावर्ती क्षेत्रों में आके समाप्त हो जाती है। कातली नदी का उद्गम क्षेत्र गणेश्वर की पहाड़ियां माना जाता है जो कि खंडेला सीकर के अंदर है। उसके अलावा अगर हम कातली के बारे में ये जाने तो कातली को हम शेखावाटी की सबसे पवित्र नदी और पुरानी नदी भी कहते हैं। तो शेखावाटी की सबसे पवित्र एवं पुरानी नदी, शेखावाट की सबसे पवित्र और शेखावाटी की सबसे पुरानी जो नदी मानी जाती है वो कातली मानी जाती है। और इसी कारण से हम इसे शेखावाटी की भागीरथी भी कहते हैं। शेखावाटी की भागीरथी भी कहा जाता है। भागीरथी हम गंगा नदी को कहते हैं, उसी प्रकार से शेखावाटी की जो भागीरथी है वो हम कातली नदी को कहते हैं। तो इस तरह से हमारी जो तोरावाटी ढूंढाड़ी बोली की जो पहली उपबोली है तोरावाटी बोली वो हमारी पूरी होती है। एक बार हम इसे देख लेते हैं। तोरावाटी बोली तोरावाट प्रदेश में या तोरावाटी प्रदेश में बोली जाती है। और ये जो तोरावाटी प्रदेश है वो कातली नदी का जो अपवा तंत्र पर जो प्रदेश बने हुए हैं वो तोरावाटी प्रदेश कहलाते हैं। इसके जो प्रमुख केंद्र है वो है सीकर, झुंझुनू और चूरू जो शेखावाटी के जिले हैं। उसके अलावा कातली नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है वो है गणेश्वर की पहाड़ियां जो कि खंडेला सीकर में है। उसके अलावा शेखावाटी की सबसे पवित्र और पुरानी नदी कहते हैं और इसी कारण से हम शेखावाटी की भागीरथी भी इस नदी को कहते हैं। हम चलते हैं अपनी अगली उपबोली की ओर। हमारी जो दूसरी उपबोली है उसका नाम है चौरासी।
84 जो उपबोली है, ये उपबोली हमारी जो है शाहपुरा जयपुर में बोली जाती है। यह है शाहपुरा जयपुर में बोली जाती है। जयपुर में बोली जाती है। याद रखना दोस्तों, शाहपुरा एक भीलवाड़ा में भी है। उस शाहपुरा भीलवाड़ा में जो बोली बोली जाती है वो हमारी खिलाड़ी है। और ये जो 84 बोली है जो कि ढूंढाड़ी की उप बोली है, ये हमारी शाहपुरा जयपुर में बोली जाती है। उसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं तो हमारी तीसरी उप बोली है, उसका नाम है नागरचोल। नागरचोल, ये जो हमारी नागरचोल उपबोली है, ये जो नागरचोल उपबोली है ये टोंक और सवाई माधोपुर में बोली जाती है। नागरचोल जो उपबोली है वो टोंक और सवाई माधोपुर में बोली जाती है। टोंक और सवाई माधोपुर में बोली जाती है। 84 जो है शाहपुरा जयपुर में बोली जाती है। नागरचोल जो है वो टोंक और सवाई माधोपुर में बोली जाती है। उसके अलावा हम इसके आगे सबसे इस ढूंढाड़ी की जो सबसे महत्वपूर्ण उपबोली है हम उसके बारे में पढ़ते हैं और उसका नाम है हाड़ौती। हाड़ौती बोली, हाड़ौती जो है वो ढूंढाड़ी की सबसे महत्वपूर्ण उपबोली मानी जाती है। हाड़ौती बोली जो है राजस्थान का जो हाड़ौती क्षेत्र माना जाता है। राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र 4 जिलों को माना जाता है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो इन जो 4 जिलों में है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में जो बोली बोली जाती है उसे हम हाड़ौती बोली कहते हैं। तो सबसे पहले ये बोली कहाँ पे बोली जाती है? ये बोली बोली जाती है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो ये जो हमारी हाड़ौती बोली है इसके जो प्रमुख केंद्र है वो है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस बोली के बारे में, इस बोली के बारे में हम सब ये बात करें कि जो हाड़ौती शब्द है, जो ये हाड़ौती शब्द है उसका भाषा के रूप में पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो हाड़ौती शब्द है इसका भाषा के रूप में या बोली के रूप में जो पहली बार प्रयोग किया गया था वो 1875 ईस्वी में मिस्टर केलांग के द्वारा किया गया था। हाड़ौती का एक भाषा या बोली के रूप में सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो 1875 में मिस्टर केलांग के द्वारा किया गया था। तो हाड़ौती का भाषा के रूप में, हाड़ौती का भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग सन 1875 में मिस्टर केलांग के द्वारा किया गया था। मिस्टर केलांग के द्वारा किया गया। कुछ अन्य बातें भी हाड़ौती के बारे में, उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम हाड़ौती के बारे में अन्य बातें करें तो हमारी अगली बात यह है कि जो कवि सूर्यमल मिश्रण है, कवि जो हमारे सूर्यमल मिश्रण है, कवि सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं, कवि सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं वो इसी भाषा में है।
यानी कवि सूर्यमल मिश्र ने जो अपनी रचनाएं दी है वो हाड़ौती भाषा में दी है। उसके अलावा अगर हम ये कहें कि जो हाड़ौती है वो दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है, ये पूर्वी राजस्थान की बोली है मुख्यतः, इसे दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है, इसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली भी कहा जाता है। तो ये हमारी हाड़ौती बोली है जो कि ढूंढाड़ी की सबसे महत्वपूर्ण बोली में आती है। हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती बोली हाड़ौती प्रदेश में बोली जाती है, जो कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ को मिला के बनता है। उसके अलावा हाड़ौती का भाषा के रूप में सबसे पहले प्रयोग सन 1875 में मिस्टर केलांग के द्वारा किया गया था, ये जानना जरूरी है। उसके अलावा जो कवि सूर्यमल मिश्र है, कवि सूर्यमल मिश्र की जो भी रचनाएं हैं वो भी हमारी हाड़ौती बोली में है। उसके अलावा हाड़ौती को दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की एक प्रधान बोली के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। तो ये हमारी हाड़ौती बोली है। अब हम चलते हैं, इस तरह से हमारी जो ढूंढाड़ी बोली है वो पूरी होती है। इस तरह से हमारी ढूंढाड़ी बोली पूरी होती है और हम आगे चलते हैं अपनी अगली बोली की ओर। कर दो। हमारी जो तीसरी मुख्य बोली है उसका नाम है मालवी बोली। मालवी बोली, जो ये मालवी बोली है ये मालवा प्रदेश में बोली जाती है। और मालवा प्रदेश जो माना जाता है वो माना जाता है मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है। मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, उसके अलावा जो राजस्थान का मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है और उसके अलावा जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग और राजस्थान का दक्षिणी भाग, इन दोनों के बीच जो जिले आते हैं, जो जगह आती है, उसे मालवा प्रदेश कहते हैं। तो ये जो बोली है ये मालवा प्रदेश में बोली जाने वाली बोली है। अब हम इसके बारे में जानते हैं। अब ये दक्षिणी पूर्वी होने के कारण इस मालवी बोली को हम दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी बोली भी कहते हैं। मालवी बोली को हम दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी बोली भी कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी बोली भी कहा जाता है। दक्षिण राजस्थान के दक्षिणी भाग में होने के कारण, दक्षिणी पूर्वी भाग में होने के कारण जो मालवी बोली है उसे हम दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी बोली भी कहते हैं। उसके अलावा अगर हम ये कहें कि ये बोली जो है वो मालवा राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। मालवा राजपूतों, मालवा जो राजपूत है जो कि मुख्यतः एमपी के अंदर रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, मालवा राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। बोली है ये मालवा राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। मालवा राजपूत मुख्यतः मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो उनके द्वारा ये बोली जाती है मालवा राजपूतों के द्वारा मालवी बोली। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मारवाड़ी बोली की तरह यह भी एक मधुर और कर्णप्रिय बोली मानी जाती है। यह भी एक मधुर एवं कर्णप्रिय बोली मानी जाती है। मारवाड़ी बोली की तरह यह भी एक मधुर और कर्णप्रिय बोली है। उसके अलावा अगर हम इसके प्रमुख केंद्रों की बात करें तो ये जो मालवी बोली है इसके प्रमुख केंद्र है चित्तौड़गढ़, इसके जो प्रमुख केंद्र है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और कोटा। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और कोटा जो कि मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जिले हैं, ये इसके प्रमुख केंद्र हैं मालवी बोली के। तो मालवी बोली के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग और राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वो मालवा प्रदेश माना जाता है।
इसलिए इसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी बोली भी कहा जाता है। ये बोली मालवी राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। उसके अलावा यह एक मधुर और कर्णप्रिय बोली मानी जाती है। इसके अलावा इसके जो प्रमुख केंद्र है वो है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और कोटा। हम चलते हैं अपनी अगली बोली की ओर, जो इसकी उप बोलियां हैं मालवी की। मालवी बोली की दो उप बोलियां हैं। नंबर 1 रागड़ी, रागड़ी बोली। रागड़ी बोली जो है वो करकरा और खड़ी बोली मानी जाती है। यह खड़ी बोली की श्रेणी में आती है। रागड़ी जो है वो एक करकरा एवं एक खड़ी बोली है। रागड़ी बोली जो है वो करकरा और खड़ी बोली मानी जाती है। उसके अलावा रागड़ी बोली पर मारवाड़ी बोली का प्रभाव माना जाता है। इस पर मारवाड़ी बोली का प्रभाव माना जाता है। प्रभाव है, मालवी जो बोली है उस पर मारवाड़ी बोली का प्रभाव है। और इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये जो रागड़ी बोली है, रागड़ी जो कि मालवी की बोली है, वो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है। मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है। तो ये हमारी मालवी की पहली बोली रागड़ी बोली, ये करकरा और खड़ी बोली है। उसके अलावा इस पर मारवाड़ी बोली का प्रभाव है। इसी कारण से ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है। उसके अलावा नंबर 2 जो इसकी उप बोली है वो है निमाड़ी। निमाड़ी बोली। अगर हम निमाड़ी बोली की बात करें तो निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी बोली कहा जाता है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी बोली कहा जाता है। ध्यान रखना, मालवी को दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी बोली कहा जाता है और इसकी जो उप बोली है निमाड़ी, उस निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी बोली कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम ये कहें कि जो निमाड़ी बोली है उस निमाड़ी बोली पर गुजराती, भीली और खानदेशी बोली का प्रभाव है। गुजराती, भीली और खानदेशी का प्रभाव है। तो ये हमारी मालवी बोली की उपबोलियां हुई। रागड़ी बोली करकरा और खड़ी बोली है। रागड़ी पर मारवाड़ी बोली का प्रभाव है। इस कारण जो रागड़ी बोली है वो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है। उसी प्रकार जो निमाड़ी बोली है उसे दक्षिणी राजस्थानी बोली कहा जाता है। उसके अलावा इस पर गुजराती, भिल्ली और खानदेशी बोली का प्रभाव माना जाता है। हम चलते अपनी अगली बोली की ओर, जिसका नाम है मेवाती बोली। हम चलते हैं अपनी अगली बोली की ओर, जिसका नाम है मेवाती बोली। दोस्तों, मेवाती बोली जो है वो मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती बोली कहां पे बोली जाती है? मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। और जो मेवात क्षेत्र है वो किसे कहते हैं? मेवात क्षेत्र राजस्थान के जो 2 जिले हैं, एक का नाम है अलवर और एक का नाम है भरतपुर। राजस्थान के ये जो 2 जिले हैं अलवर और भरतपुर, इनको मेवात क्षेत्र कहा जाता है और वहां पे जो बोली बोली जाती है उसे हम मेवाती बोली कहते हैं। मेवाती बोली के बारे में हम अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि ये जो बोली है, यानी कि जो मेवाती बोली है, वो उद्गम और उत्पत्ति की दृष्टि से, उद्गम और उत्पत्ति, मेवाती बोली जो है
वो उद्गम और उत्पत्ति की दृष्टि से, उद्गम और उत्पत्ति की दृष्टि से ये जो मेवाती बोली है वो उद्गम और उत्पत्ति की दृष्टि से जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा एवं पश्चिमी जो हिंदी है, राजस्थानी भाषा और पश्चिमी हिंदी के मध्य सेतु का कार्य करती है। पश्चिमी राजस्थान और हिंदी के मध्य सेतु का कार्य करती है, मध्य सेतु का कार्य करती है, कार्य करती है। तो ये जो मेवाती बोली है वो उद्गम और उत्पत्ति की दृष्टि से राजस्थानी भाषा और पश्चिमी हिंदी के मध्य सेतु का कार्य करती है। ये जो बोली है ये मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, और जो मेवात क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश की सीमा पे होने के कारण जो मेवाती बोली है उस पर ब्रज भाषा का प्रभाव माना जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, या ब्रज भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। उसके अलावा हमारे लिए छोटी सी एक जानकारी और है कि जो संत चरणदास जी थे, संत चरणदास जी जो कि चरणदासी संप्रदाय अलवर के संस्थापक थे। तो जो संत चरणदास जी थे और संत लालदास जी थे, संत चरणदास जी और संत लालदास जी, संत चरणदास जी और संत जो लालदास जी थे, उन्होंने अपने जो साहित्य लिखे थे वो इसी मेवाती बोली में लिखे थे। अपने साहित्य इसी बोली में लिखे। अगर हम ये कहें तो संत चरणदास जी जो कि अलवर के थे, चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक थे, उन्होंने और संत लालदास जी ने जो अपने साहित्य थे वो इसी मेवाती बोली में लिखे थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अलावा अगर हम ये कहें तो एक थी सहजोबाई। ये सहजोबाई कौन थी? ये सहजोबाई जो थी वो चरणदास जी की शिष्या थी। तो सहजोबाई ने जो दो ग्रंथ लिखे थे। एक का नाम था सहज प्रकाश, और दूसरे का नाम था 16 लिपि। सहजोबाई जो कि संत चरणदास जी की शिष्या थी, उन्होंने सहज प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा और 16 लिपि नामक ग्रंथ लिखा। ये जो दोनों ग्रंथ है, ये दोनों ग्रंथ थे मेवाती भाषा में लिखे गए थे। उसके अलावा एक दयाबाई ने भी दो ग्रंथ लिखे थे। एक का नाम था दयाबोध और एक दूसरे का नाम था विनय मल्लिका। दयाबोध और विनय मल्लिका, ये जो चारों ग्रंथ लिखे गए थे, सहजोबाई के द्वारा सहज प्रकाश और 16 लिपि, दयाबाई के द्वारा दयाबोध और विनय मल्लिका, ये चारों के चारों जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए थे? ये चारों के चारों ग्रंथ है वो मेवाती बोली में या मेवाती भाषा में लिखे गए थे। तो ये हमारी मेवाती बोली है। मेवाती बोली मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि राजस्थान में अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है। उसके अलावा उद्गम और उत्पत्ति की दृष्टि से राजस्थानी जो भाषा है और पश्चिमी हिंदी है उसके मध्य ये सेतु का कार्य करती है। मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। उसके अलावा संत चरणदास जी और संत जो लालदास जी थे, उन्होंने अपने संप्रदाय से संबंधित जो भी साहित्य लिखे थे वो इसी मेवाती बोली में लिखे थे।
उसके अलावा इस संत चरणदास जी की शिष्या सहजोबाई ने सहज प्रकाश और 16 लिपि नामक ग्रंथ लिखे थे। उसके अलावा दयाबाई ने दया बोध और विनय मल्लिका नामक जो ग्रंथ लिखे थे वो मेवाती बोली में लिखे थे। तो ये हमारा मेवाती बोली कंप्लीट हुआ। उसके अलावा हम अपनी अंतिम बोली की ओर बढ़ते हैं। और हमारी जो अंतिम बोली है उसका नाम है अहिरवाटी। हमारी जो अंतिम बोली है उसका नाम है अहिरवाटी। क्या नाम है? अहिरवाटी। अहिरवाटी को हम और किस नाम से जानते हैं? अहिरवाटी को हम राठी या आभीर बोली भी कह सकते हैं। हमारी जो अंतिम बोली है वो है अहिरवाटी, राठी या आभीर बोली। अगर हम ये कहें तो राजस्थान के ये जो 2 जिले हैं, एक है अलवर और एक है जयपुर। अगर हम ये कहें कि राजस्थान के दो जिले हैं अलवर और जयपुर की जो सीमा है वो एक तरफ लगती है हरियाणा से और दूसरी तरफ लगती है उत्तर प्रदेश से। अलवर जयपुर की जो सीमा है एक तरफ लगती है हरियाणा से, दूसरी तरफ लगती है उत्तर प्रदेश से। इनके बीच में जो एक क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र को हम कहते हैं आभीर क्षेत्र। और उस क्षेत्र में उसे हम आभीर क्षेत्र या राठी क्षेत्र कहते हैं क्योंकि वहां पे आभीर जो जाति है उस आभीर जाति का निवास है। अलवर भरतपुर से हरियाणा यूपी के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है जिसे हम राठी क्षेत्र कहते हैं। उस वहां पर आभीर जाति का क्षेत्र होने के कारण उसे आभीर प्रदेश भी कहा जाता है। और वहां के लोगों द्वारा जो बोली बोली जाती है उसे हम अहिरवाटी, राठी या आभीर बोली भी कहते हैं। तो अगर हम ये कहें इस बोली के बारे में, हम ये कह सकते हैं कि यह जो बोली है यानी कि जो अहिरवाटी बोली है वो हरियाणा के बागरू ये जो बोली है हरियाणा के बागरू और राजस्थान की मेवात के मध्य बोली जाती है। राजस्थान के मेवात के मध्य बोली जाती है। हरियाणा के बागरू और राजस्थान के मेवात के मध्य बोली जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो ये बोली का चैप्टर है वो पूरा होता है। इसकी 3 क्लासेज हमारी पूरी हो चुकी है। पार्ट 1 पार्ट 2 का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में है और साथ में आप इसे भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। धन्यवाद।